श्रम संघों के दायित्व या कर्तव्य, लाइबिलिटीज ड्यूटीज ऑफ ट्रेड यूनियंस। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत श्रम संघों के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार है। नियम बनाने का दायित्व, ड्यूटी टू मेक रूल्स। पंजीकृत श्रम संघ का इस अधिनियम की धारा 6 में उल्लेखित मामलों के संबंध में नियम बनाने का दायित्व है। कार्यकारिणी गठन करना। प्रत्येक श्रम संघ का पंजीयन तभी संभव है जबकि उसकी कार्यकारिणी गठन कर लिया गया है। इस हेतु इसके कम से कम असदस्य उस उद्योग में कार्यरत या नियुक्त होने चाहिए जिस उद्योग से उस श्रम संघ का संबंध है। ऐसे सदस्य अवैध अपराध या सजा प्राप्त नहीं होनी चाहिए। धारा 21 तथा 22। सामान्य कोष का विधि संबद्ध उपयोग का कर्तव्य, ड्यूटी टू स्पेंड जनरल फंड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। प्रत्येक श्रम संघ को अपने सामान्य कोष का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करना चाहिए। इसके लिए धारा 15 में प्रावधान किए गए हैं। राजनीतिक कोष का विधि संबद्ध गठन एवं उपयोग का कर्तव्य, ड्यूटी टू क्रिएट ए स्पेंड पॉलिटिकल फंड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। प्रत्येक श्रम संघ को राजनीतिक कोष का गठन विधि संबद्ध ढंग से करना चाहिए। इसके लिए किसी से जबरदस्ती चंदा वसूल नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कोष का उपयोग भी सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए ही करना चाहिए। इसके लिए प्रावधान धारा 16 में बने हुए हैं। निरीक्षण के लिए लेखा पुस्तकें तथा सदस्यों की सूची उपलब्ध कराने का कर्तव्य, ड्यूटी टू प्रोवाइड अकाउंट बुक्स एंड लिस्ट ऑफ मेंबर्स फॉर इंस्पेक्शन। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ का कर्तव्य है कि वह अपने लेखा पुस्तकें तथा सदस्यों की सूची अपने पदाधिकारियों तथा सदस्यों को किसी निर्धारित समय पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करें। धारा 20 के अनुसार अवयस्कों को सदस्यता देने का कर्तव्य, ड्यूटी टू गिव मेंबरशिप टू माइनर्स। प्रत्येक ऐसा अवयस्क जिसने अपनी उम्र के 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं उसी श्रम संघ की सदस्यता देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को एक बार सदस्य बनाने के बाद उसी एक सामान्य सदस्य के सभी अधिकार प्रदान करने का उस श्रम संघ का कर्तव्य है। धारा 20। रजिस्ट्रार को नोटिस भेजने का कर्तव्य, ड्यूटी टू सेंड नोटिस। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को अपने नाम में परिवर्तन करने या किसी अन्य श्रम संघ या श्रम संघों के साथ एकीकरण करने की सूचना रजिस्ट्रार को भेजने का कर्तव्य है। धारा 23। अब है प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कर्तव्य, ड्यूटी टू सेंड रिटर्न्स। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को प्रतिवर्ष वार्षिक आय व्यय के विवरण, वर्ष के अंत में संपत्तियों दायित्वों का अंकेक्षित विवरण या प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान नियमों में होने वाले परिवर्तन सूचना देने का भी श्रम संघ का कर्तव्य है। धारा 28। समापन का पंजीयन करवाने का कर्तव्य। किसी पंजीकृत श्रम संघ का जब समापन हो जाता है तो उसके सचिव एवं 7 सदस्यों का ये कर्तव्य है कि वे समापन के 14 दिनों में रजिस्ट्रार को इसकी सूचना दें तथा इसके समापन का पंजीयन करवाए। धारा 27। पुस्तकें तथा प्रलेख रजिस्ट्रार को उपलब्ध करने का कर्तव्य, ड्यूटी टू मेक अवेलेबल द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार। जब रजिस्ट्रार अथवा उसका अधिकृत व्यक्ति किसी श्रम संघ को आदेश दे तभी उसे अपने पंजीयन का प्रमाण पत्र, लेखा पुस्तकें, अन्य प्रलेख आदि को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। वह इन पुस्तकों तथा प्रलेखों को किसी निर्धारित स्थान पर मंगवाता है तो भी श्रम संघ को वहां उपलब्ध कराना चाहिए यदि वह स्थान श्रम कार्यालय से 10 मील से अधिक दूरी पर न हो। धारा 28। अब है जुर्माना चुकाने का कर्तव्य, ड्यूटी टू पे फाइन। यदि कोई श्रम संघ या उसका पदाधिकारी या अन्य अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में त्रुटि करता है अथवा त्रुटि करना जारी रखता है तो उसका कर्तव्य है कि वह अधिनियम की व्यवस्थाओं धारा 31 के अनुसार जुर्माने का भुगतान करे। उपयुक्त वर्णित अधिकारों और कर्तव्यों में से कुछ के संबंध में अधिनियम में व्यापक प्रावधान है जिनका आपने अध्ययन कर लिया, आगे इसके अधिनियम की ओर अध्ययन करते रहेंगे। अब है श्रम संघ के दोष, श्रम संघ के कोष, श्रम संघ के कोष, फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को सामान्य कोष तथा राजनीतिक कोष बनाने का अधिकार होता है। इन कोषों का सृजन श्रमिकों द्वारा दिए गए चंदे तथा नियोक्ताओं एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान से किया जाता है। इसके संबंध में प्रमुख प्रावधान यहाँ दिए जा रहे हैं। सामान्य कोष जनरल फंड,
श्रम संघ के सामान्य कोष से तात्पर्य किसी ऐसे कोष से हैं जो उसी दिन प्रतिदिन के कार्यों के खर्चों के लिए बनाया गया है। धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार इस कोष को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए खर्च किया जा सकता है। पहला, पदाधिकारी को वेतन आदि का भुगतान। सामान्य कोष का उपयोग श्रम संघ के पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा खर्चों के भुगतान हेतु किया जा सकता है। दूसरा, प्रशासनिक एवं अंकेक्षण खर्च। इस कोष से श्रम संघ के प्रशासनिक खर्चों एवं इसके खातों के अंकेक्षण के खर्चों का भुगतान किया जा सकता है। फिर वैधानिक कार्रवाई का खर्च। किसी भी ऐसी वैधानिक कार्रवाई जिसमें श्रम संघ या उसका सदस्य उसमें पक्षकार है को सुचारू रूप से चलाने या प्रतिवाद करने के लिए इस कोष से खर्च किया जा सकता है, किंतु ऐसे भुगतान का उद्देश्य श्रम संघ के अथवा किसी सदस्य के सेवा योजना के विरुद्ध वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना ही होना चाहिए। औद्योगिक विवादों के संचालन का खर्च। श्रम संघ या उसके किसी सदस्य की ओर से औद्योगिक विवाद के संचालन के व्यय का भुगतान किया जा सकता है। सदस्यों की क्षतिपूर्ति। औद्योगिक विवादों के कारण सदस्यों को होने वाली क्षति की पूर्ति इस कोष से की जा सकती है। सदस्यों या आश्रितों को सहायता। श्रम संघ के किसी सदस्य की मृत्यु, बीमारी, दुर्घटना या बेकारी की दशा में उस सदस्य अथवा उसके आश्रितों को भत्तों का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। बीमा प्रीमियम का भुगतान। सदस्यों के जीवन बीमा पत्रों अथवा बीमारी, दुर्घटना अथवा बेकारी के विरुद्ध बीमों की प्रीमियम का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यों के लिए भुगतान। इस कोष से श्रम संघ के सदस्यों या उनके आश्रितों के शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों जिसमें मृतक के अंतिम संस्कार या धार्मिक क्रियाओं के खर्च भी सम्मिलित है की व्यवस्था करने के लिए भी भुगतान किया जा सकता है। प्रकाशन खर्च का भुगतान। यदि कोई श्रम संघ श्रमिकों या सेवा योजकों संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करने के उद्देश्य से कोई साविधिक प्रकाशन जैसे पत्र पत्रिका आदि करता है तो उसके खर्च का भुगतान भी इस कोष से किया जा सकता है। श्रमिकों के हित के अन्य कार्यों के लिए। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य कोष का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही किसी सामान्य श्रमिकों के हितों के उद्देश्य से किए गए जाने वाले कार्य के लिए भी इस कोष से भुगतान किया जा सकता है, किंतु शर्त यह है कि इस प्रकार खर्च की जाने वाली राशि उस श्रम संघ की उस वर्ष की कुल अर्जित आय तथा उस वर्ष के प्रारंभ में कोषों के आदि के शेष के 1/4 से अधिक नहीं होगी। समुचित सरकार की अधिसूचना के अनुसार अन्य खर्चे। श्रम संघ अपने सामान्य कोष से अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए भी भुगतान कर सकता है जो समुचित सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कर दिया है। सरकार उन उद्देश्यों के लिए खर्च पर कुछ शर्तें भी लगा सकती है। और दूसरा है राजनीतिक कोष। पहला था सामान्य कोष, दूसरा है राजनीतिक कोष, पॉलिटिकल फंड। श्रम संघ का राजनीतिक कोष वह कोष है जो श्रम संघ द्वारा पृथक चंदा करके बनाया जाता है तथा उससे सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए उपयोग किया जा सकता है। अधिनियम में लिखा है कि एक पंजीकृत श्रम संघ पृथक चंदा वसूल करके एक पृथक कोष की स्थापना कर सकता है जिसमें से वह अपने सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन करने तथा उपधारा 2 में वर्णित उद्देश्यों के लिए भुगतान कर सकता है। ये धारा 16(1) कहती है। धारा 16(1) के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कोष का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। पहला, नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए। श्रम संघ के सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों के संवर्धन के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए राजनीतिक कोष से भुगतान किया जा सकता है। दूसरा है चुनाव के व्यय। किसी भी प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी द्वारा संविधान के अंतर्गत गठित किसी विधायी संस्था, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जाम्पल के जैसे लोकसभा, विधानसभा आदि इत्यादि है ना, स्थानीय प्राधिकरण सदस्य के रूप में निर्वाचन में खड़े होने या निर्वाचन के संबंध में किए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खर्चों का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। ये खर्चे निर्वाचन से पूर्व या निर्वाचन के दौरान या बाद के हो सकते हैं। सभाओं तथा साहित्य का व्यय। उपयुक्त चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी के समर्थन में कोई सभा करने या साहित्य या प्रलेख वितरित करने में किए गए खर्च का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। सदस्यों के भरण पोषण का व्यय। संविधान के अंतर्गत गठित किसी भी विधायी संस्था या किसी स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य के भरण पोषण के खर्चों का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। निर्वाचकों के पंजीयन अथवा प्रत्याशी के चयन के खर्चे। संविधान के अंतर्गत गठित किसी विधायी संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकरण के चुनावों के लिए
निर्वाचकों को पंजीयन करने अथवा प्रत्याशी का चयन करने के लिए किए गए खर्चों का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। राजनीतिक सभाओं तथा साहित्य का व्यय। किसी प्रकार की राजनीतिक सभा करने या किसी भी प्रकार का राजनीतिक साहित्य या प्रलेख वितरित करने के लिए इस कोष का उपयोग किया जा सकता है। धारा 16(2). राजनीतिक कोष बनाने की शर्तें। राजनीतिक कोष बनाने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ता है। राजनीतिक कोष बनाने के संबंध में कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों की पालना करके ही इस कोष का निर्माण किया जा सकता है। पहली, राजनीतिक कोष में चंदा देने के लिए किसी भी सदस्य को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। वो स्वेच्छा से चंदा दे या नहीं दे। कोई भी सदस्य जो राजनीतिक कोष में चंदा देने से इनकार करता है उसको श्रम संघ के किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इस कोष में चंदा न देने वाले का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भी अन्य सदस्यों से भेदभाव नहीं किया जा सकेगा तथा उसे किसी भी तरह अहित की स्थिति में नहीं दिया जाएगा। इस कोष में चंदा देने को श्रम संघ में प्रवेश की शर्त नहीं बनाई जाएगी। इस कोष में चंदा देने को श्रम संघ में प्रवेश शर्त नहीं बनाई जाएगी। अब है अवयस्क को सदस्यता। मेंबरशिप टू माइनर्स, जो 18 साल की कम उम्र के होता है चुनाव के आधार पे, और श्रम आधार में 15 वर्ष से कम आयु का मानते हैं। श्रम संघ के नियमों में कोई भी अन्यथा व्यवस्था न हो तो कोई भी अवयस्क जो 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह पंजीकृत श्रम संघ का सदस्य बन सकता है। सदस्य बन जाने के बाद वह एक सदस्य के सभी अधिकारों का उपयोग कर सकेगा। श्रम संघ के नियमों के अनुसार सभी प्रलेखों को देख सकेगा तथा सभी आवश्यक निष्ठान पत्र दे सकेगा। धारा 21 कहती है बात। अब है कार्यकारिणी के सदस्यों या पदाधिकारियों की अयोग्यताएं। डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव या ऑफिस बियर्स। निम्नलिखित में से किसी भी अयोग्यता वाले व्यक्ति को श्रम संघ की कार्यकारिणी के सदस्य अथवा अन्य किसी भी पदाधिकारी के रूप में चुनाव नहीं किया जा सकता। पहली, अवयस्क। जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो उसी कार्यकारिणी का सदस्य या अन्य पदाधिकारी नहीं चुना जा सकता। धारा 21(1). अपराधी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नैतिक अपराध का दोषी हो तथा उसी जेल की सजा हुई हो, उसकी मुक्ति को जब तक 5 वर्ष न बीत गए हो तब तक वह पदाधिकारी नहीं बन सकेगा। धारा 21(1). अधिनियम लागू होने से पूर्व के अपराधी। श्रम संघ संशोधन अधिनियम 1964 के लागू होने से पूर्व यदि किसी श्रम संघ के कार्यकारिणी के सदस्य या अन्य पदाधिकारी को जिसे किसी नैतिक अपराध का दोषी ठहराया गया हो उसी वारावास सजा दी गई हो तो वह व्यक्ति पदाधिकारी नहीं रह सकेगा जब तक कि इस अधिनियम को लागू हुए 5 वर्ष पूरे नहीं हो गए हो। धारा 21(2). अब है पदाधिकारियों का मुक्त अनुपात। प्रोपोर्शन ऑफ ऑफिस बियर्स। किसी भी पंजीकृत श्रम संघ के कुल पदाधिकारी संख्या की कम से कम आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो श्रम संघ से संबंधित उद्योग में कार्यरत या नियुक्त है। किंतु समुचित सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश से ये घोषणा कर सकती है कि इस धारा के प्रावधान की श्रम संघ या श्रम संघ के किसी वर्ग पर लागू नहीं होंगे। धारा 22। अब है नाम परिवर्तन तथा एकीकरण संबंधी प्रावधान। प्रोविजंस एज टू चेंज ऑफ नेम एंड अमेलगमेशन। नाम में परिवर्तन करने तथा श्रम संघों के एकीकरण से संबंधित श्रम संघ अधिनियम 1926 में कुछ प्रावधान किए गए हैं जो प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, नाम में परिवर्तन, चेंज ऑफ नेम। धारा 23 के अनुसार कोई भी पंजीकृत श्रम संघ अपने सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 की सहमति से अर्थात 2/3 बहुमत से अपना नाम बदल सकता है। इस हेतु धारा 25 के प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। दूसरा, श्रम संघों एकीकरण या सम्मिश्रण, अमेलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। धारा 24 के अनुसार कोई भी 2 या अधिक पंजीकृत श्रम संघ मिलकर सम्मिश्रण या एकीकरण कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक श्रम संघ के कम से कम आधे सदस्यों के मत तथा सभी डाले गए मतों में से कम 60% मत प्रस्ताव के पक्ष में प्राप्त हुए हो। ये उल्लेखनीय है कि ऐसा एकीकरण उन श्रम संघों या उनमें से किसी भी श्रम संघ का विभाजन करके या बिना किए ही अथवा उनके कोषों का विभाजन करके या बिना विभाजन के ही किया जा सकता है। धारा 24। नाम परिवर्तन एवं एकीकरण की सूचना। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या।
किसी भी पंजीकृत श्रम संघ के नाम में परिवर्तन करने अथवा 2 या 2 से अधिक श्रम संघ एकीकरण करने में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है तथा सूचना देनी पड़ती है। इस संबंध में धारा 25 में निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख है। लिखित सूचना, नाम में परिवर्तन अथवा प्रत्येक एकीकरण के समय संबंधित श्रम संघ के एकीकरण की दशा में सभी श्रम संघों के सचिव तथा 7 सदस्यों द्वारा यह लिखित सूचना रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है धारा 25(1) के अनुसार। फिर है एकीकृत पंजीकृत श्रम संघ का पंजीकृत कार्यालय अन्य राज्यों में होने पर। यदि एकीकृत श्रम संघ का पंजीकृत कार्यालय किसी अन्य राज्य में स्थित है तो उस राज्य के रजिस्ट्रार को एकीकृत सूचना भेजनी पड़ती है। नेक्स्ट है समान या मिलते जुलते नाम की दशा में पंजीयन से इनकारी। यदि प्रस्तावित नाम से कोई श्रम संघ पहले से ही पंजीकृत है अथवा रजिस्ट्रार की राय में नाम उस विद्यमान श्रम संघ के नाम से मिलता जुलता है कि इससे जनता अथवा इसके सदस्यों को धोखा होने की संभावना है तो रजिस्ट्रार उस परिवर्तित नाम के पंजीयन से इनकारी कर सकता है। धारा 25(2) संतुष्टि पर नाम का पंजीयन। जब रजिस्ट्रार के पास संतुष्ट हो जाता है कि नाम में परिवर्तन से संबंधित धारा के प्रावधानों की पालना कर ली गई है तो वह पंजीयन रजिस्टर धारा 8 के अंतर्गत में नाम में परिवर्तन का पंजीयन कर देगा और पंजीयन तिथि से ही नाम परिवर्तन तिथि मानी जाएगी। धारा 25(3) अब है संतुष्टि पर एकीकरण का पंजीयन। जिस राज्य में एकीकृत पंजीकृत श्रम का कार्यालय स्थापित है उस राज्य का रजिस्ट्रार जब संतुष्ट हो जाता है कि श्रम संघ के एकीकरण से संबंधित इस नियम के सभी प्रावधानों की पालना हो गई है तो पंजीयन धारा 6 के अंतर्गत करने का अधिकारी होगा तथा वह उसका पंजीयन धारा 8 के अनुसार कर लेगा। ऐसा एकीकरण पंजीयन तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा। इसका क्या प्रभाव होगा? नाम में परिवर्तन तथा श्रम संघों की एकीकरण के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। नाम परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा कि श्रम संघ के नाम में किए गए परिवर्तन का उसके अधिकारों और दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इससे उसके द्वारा अथवा उसके विरुद्ध चलाई जा रही वैधानिक कार्रवाई पर भी कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। यदि कोई वैधानिक कार्रवाई उसके द्वारा या उसके विरुद्ध पुराने नाम से चलाई या जारी रखी जा सकती थी तो अब नए नाम से भी चलाई या जारी रखी जा सकती है। धारा 26(1) अब है एकीकरण का प्रभाव। तो 2 या अधिक पंजीकृत श्रम संघों के एकीकरण के कारण उनमें से किसी भी श्रम संघ के और लेनदार के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। धारा 26।